मतलब 4x4 का लीवर मैं यूज करता हूँ बॉटल को हैंग करने के लिए। जब मेरी वाइफ थार 3 डोर चला रही थी, ओके ठीक है, एंड बाय चांस मतलब उससे गाड़ी थोड़ी स्पीड होकर सोसाइटी में ही पार्किंग की बॉल पे लग गई। वंस अ थार लवर कैन ऑलवेज बी अ थार लवर। ये बिल्कुल सही कहा भाई। हेलो एंड राम राम टू ऑल माय ट्यूब फैमिली। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आ चुके हैं भाई मोस्ट डिमांडिंग कार ऑफ महिंद्रा थार रॉक्स। और थार रॉक्स में आज का हमारी वीडियो जो है वो रहने वाली है ओनरशिप रिव्यू के बारे में। भाई कौन सा वेरिएंट है ये गाड़ी, कितनी गाड़ी चल चुकी, क्या गाड़ी में अच्छाई हैं क्या बुराई हैं, वो सब आज आपको हमारी वीडियो में पता चलने वाला है। तो पूरी वीडियो भाई ज़रूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं बुलाता हूँ भाई गाड़ी के ओनर साहिल भाई हमारे पास आज आए हुए हैं। कैसे हो साहिल भाई? बढ़िया सुबोध भाई, आप बताओ कैसे? बहुत बढ़िया भाई। हेलो ऑल। तो भाई सबसे पहले तो थार रॉक्स ही क्यों लिया आपने, ये बताओ यार सबसे पहले आप। भाई आप तो जानती हो पहले मेरे पास थार 3 डोर थी, तो उसके बाद अपग्रेड करने का ऑप्शन ही यही था कि थार रॉक्स की आएगी। मतलब थार से अलावा कोई नहीं जाना था। वंस अ थार लवर कैन ऑलवेज बी अ थार लवर। ये बिल्कुल सही कहा भाई। जिसने एक बार थार ले ली वो दूसरी गाड़ी पे इजीली मूव नहीं हो सकता। जो कमांडिंग पोजीशन आई गेस जो थार में मिलती है वो किसी और गाड़ी में नहीं मिलती इस रेंज में, सेगमेंट में। इसके बाद अगर आपको गाड़ी चाहिए तो आई गेस फॉर्च्यूनर या ऐसी कुछ रेंज की गाड़ी चाहिए जिसमें आपको लगेगा कि आप रोड पे कमांडिंग पोजीशन में बैठे हो। बिल्कुल, ये तो भाई बिल्कुल जेन्युइनली भाई ने बता दिया है क्यों भाई ने थार रॉक्स ही पसंद करी। तो भाई सबसे पहले तो बताओ आपने कौन सा वेरिएंट लिया ये और क्यों लिया? भाई ये AX7 लग्जरी डीजल 4x4 ऑटोमेटिक है जो कि टॉप मॉडल है। टॉप मॉडल, ओके। रीजन इसको लेने का ये था कि बच्चों की डिमांड थी कि सनरूफ चाहिए। ओके। इससे नीचे वाले मॉडल में अंदर सनरूफ छोटी थी, इसमें पैनोरामिक सनरूफ थी। और दूसरी चीज दिल्ली के ट्रैफिक को देखते हुए मैनुअल चलाने का मन नहीं था। पहले वाली मेरे पास मैनुअल थी। अच्छा, जो थार 3 डोर थी वो मैनुअल थी। और दिल्ली ट्रैफिक में, गुड़गांव ट्रैफिक में मतलब मुझे दिक्कत होती थी उसको चलाने में। और फिर मन था कि ऑटोमेटिक ही लेनी है, फिर इसी पे मन आया तो टॉप मॉडल ले लिया। 4x4 आप लोग भाइयों के साथ चाहिए बिना 4x4 भाई 4x4 तो मतलब हम लोग ऑफ रोडिंग करते ही रहते हैं सब साथ में, तो बिना उसके तो कोई मजा ही नहीं है। और साथ में थार या स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी अगर 4x4 नहीं है, SUV अगर 4x4 नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो भाई आई थिंक इसमें सारे फीचर्स आपको फुली लोडेड गाड़ी में मिल गए हैं। फुली लोडेड है। तो बात करें यार सबसे पहले इस गाड़ी में ADAS लेवल 2 हमें मिल जाता है। तो यार मैंने बहुत सी वीडियोस में देखा है, बहुत से ओनर से सुना है कि वो बिल्कुल भी काम का नहीं है। तो भाई आप अपना एक्सपीरियंस जो मुझे बता रहे थे वो एक बार ऑडियंस के साथ शेयर करें कि आपके काम का निकला या नहीं निकला वो। भाई साहब मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे डिफरेंट है बाकी लोगों से। मैंने सुबोध भाई से डिस्कस किया था कि अभी कुछ 2 महीने पहले आई वॉज ड्राइविंग ऑन अ हाईवे। मैं यहाँ से चंडीगढ़ जा रहा था एंड स्पीड कुछ 80-85 की थी, मतलब वेल विद इन द स्पीड लिमिट्स ऑफ द हाईवे। एंड कोई नींद नहीं, कुछ नहीं, अराउंड 7-7:30 का टाइम था शाम का, बट नॉर्मल टाइम। एंड सामने से अचानक एक ट्रक लेन चेंज करके मेरी लेन में आ गया एकदम। ओके। एकदम से। और भाई मैंने गाड़ी की ब्रेक नहीं लगाई, गाड़ी खुद रुकी है। एंड मतलब उसकी ऑटो ब्रेकिंग इतनी ज़बरदस्त थी कि मेरा बेटा पिछली सीट पे लेटा हुआ था, वो उछल के नीचे आ गया। एंड आई थैंक टू दी ADAS लेवल 2, अगर वो ना होता तो आज शायद मैं ये रिव्यू ना दे रहा होता। तो भाई मतलब इतनी बड़ी बात अगर ओनर कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं भाई काम करता है ADAS, ऐसी बात नहीं है नहीं करता। बहुत से लोग आपने भी सुना होगा यार, वो कहते हैं कि हम ऑफ कर देते हैं, या दिल्ली या इंडिया जैसी जगह पे भाई नहीं है ये यूज़फुल, कोई ऐसे आ रहा है कोई ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, यूज़फुल चीज़ें हैं। और भाई जो ट्रैवल कर रहे थे जो बता रहे हैं वो फैमिली के साथ थे। करेक्ट। तो भाई फैमिली के साथ अगर सिक्योरिटी गाड़ी में ना हो तो वो बेकार है फिर मेरे हिसाब से। मैं बता रहा हूँ उस इंसिडेंट के बाद मेरी वाइफ को भी एक्चुअली लगा कि मतलब खैर वो थार 3 डोर भी चलाती थी एंड ये भी चलाती है, तो उसको डिफरेंस तो लगता है, ड्राइव क्वालिटी में डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। प्लस ADAS के आने से उसको भी लगा कि नहीं हमारी चॉइस सही थी। बिल्कुल सही बात है भाई। और ये आई थिंक टॉप वेरिएंट में ही आता है। टॉप वेरिएंट है नहीं, इसके आई गेस AX5 में भी आता है। ओके। बट उसमें सनरूफ छोटी, आई एम नॉट श्योर, पर ये वाला टॉप मॉडल है। ओके। तो भाई अब ये बताओ आपने गाड़ी कितनी ड्राइव कर ली अभी तक? ये सुबोध भाई करीबन 11,200-300 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है। ओके। एंड इसकी 10,000 वाली सर्विस अभी 1 महीना पहले ही हुई है। अच्छा, तो यार सबसे पहले तो अब आपने सर्विस का जिक्र कर दिया तो मैं ये जानना चाहूँगा सर्विस कॉस्ट क्या रही है गाड़ी की?
भाई पहले जो फर्स्ट सर्विस थी, मतलब पहले 3 सर्विस इसकी फ्री हैं, तो बिल्कुल। लेबर चार्जेस नहीं लगते। जो फर्स्ट सर्विस इसकी आई गेस 1500 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर पे हुई थी, ओके, उसके चार्जेस आई गेस 2000 या 2400 के आसपास थे। ठीक है। जो सेकंड सर्विस हुई है, इसमें इनके इंजन ऑयल वगैरह चेंज हुआ है, एयर फिल्टर और एसी फिल्टर चेंज हुआ है, तो ये करीबन 8500 9000 के आसपास रही है। ओके, इसमें भी लेबर चार्ज फ्री था। डेफ भी रिफिल हुआ है? डेफ दोनों टाइम रिफिल हुआ है। डेफ हुआ, ओके। या वो दोनों टाइम रिफिल हुआ है। इसका जो डेफ ऑन एवरेज मेरे को 10,000 किलोमीटर पे लगता है, वो करीबन 12 लीटर के आसपास आया, तो विच इज डिसेंट। ओके, तो भी आपकी 10,000 पे हुई है 10,000 सर्विस? में सर्विस वो क्या कॉस्ट आई है उसकी? करीबन 8500 टू 9000 के बीच में। अच्छा, तो आपकी आई थिंक तीनों सर्विस जो फ्री वाली है वो कंप्लीट हो चुकी नहीं, है? 2 हुई हैं, अभी 20,000 पे होगी। अच्छा, थर्ड वाली 20,000 पे होगी। चलो भाई, फिर भी ठीक है अमाउंट तो यार। 8 से 9,000 तो मतलब इतना तो आता ही आता है 4x4 व्हीकल, और थार जैसी गाड़ी अगर आपके पास है तो सही में। एक एडास की मैं बात करूं, जो लोग बोलते हैं कि मतलब ये कामयाब फीचर नहीं है, वो सरासर गलत बोलते हैं। दूसरी चीज़, जो उसका हल्का सा, मतलब मैं बोलूँ अगर कोई फीचर दिया है तो उसका जो खर्चा है वो थोड़ा सा है ज़रूर, क्योंकि ऑटो ब्रेकिंग है तो इसके जो रियर डिस्क पैड्स हैं जल्दी, वो वेयर एंड टियर जल्दी होता है। तो अभी मेरी 11,000 किलोमीटर चल चुकी है, लेकिन अभी सर्विस सेंटर के अकॉर्डिंग 3-4 हज़ार किलोमीटर निकाल जाएगी। ओके, तो 15,000 किलोमीटर के आसपास आई गेस अगर रियर डिस्क पैड आपको चेंज करवाना पड़े, जिसकी कॉस्ट आई गेस 6,000 है। 6 है, हाँ, अराउंड है ना, अराउंड 6,000 है। मुझे लगता है वो भी वर्थ है। नोइंग द फैक्ट कि एडास कैन बी अ लाइफ सेवर, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ वर्थ है। ये तो है भाई, लाइफ से ज़्यादा तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ नहीं है। चलो भाई, तो एडास के बारे में जितने भी मिथ थे और जितनी भी भाई नेगेटिव चीज़ आ रही थी, उसका हमने एक पॉजिटिव चीज़ भी आपको सुना दी है अपने एक्चुअल ओनर से। करेक्ट। तो भाई मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, 11,000 आप किलोमीटर गाड़ी चला चुके हो, हाईवे ड्राइव भी आपने करी है, आप ऑफ रोडिंग भी थोड़ी बहुत कर चुके हैं गाड़ी से, और सिटी में तो आप चलते ही हैं। तो भाई सबसे पहले आप ये बताओ, गाड़ी के बारे में क्या नेगेटिव आपको लगा? भाई गाड़ी के बारे में नेगेटिव मुझे कुछ नहीं लगता, क्योंकि मैंने मतलब 3 डोर से अपग्रेड किया है, तो मेरे लिए पूरा कुछ अपग्रेड है। ओके। उसमें फैमिली को मतलब अंदर बैठने और बाहर उतरने में प्रॉब्लम थी, इसमें वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। सिर्फ एक प्रॉब्लम जिसको मतलब मुझे लगता है कि है, वो इसमें ना कप होल्डर्स की कमी है। ओके, बॉटल होल्डर्स की। ठीक है, बॉटल होल्डर जिसके अंदर जो हैं वो छोटे हैं, क्योंकि इसमें उन्होंने हरमन कार्डिन का सिस्टम लगाया है, तो आई गेस वहाँ पे उनको स्पेस की कुछ क्रंच था, तो इसमें जो बॉटल आती है वो 500 ml की आती है, विच इज नॉट सफिशिएंट फॉर अ ट्रैवलर जो लॉन्ग ट्रैवल करता हो। बिल्कुल। तो हमें बॉटल्स अलग से रखनी पड़ती है गाड़ी में, और वो चल रही है गाड़ी तो इधर उधर कहीं फैल रही है गाड़ी। और 4x4 का लीवर मैं यूज करता हूँ बॉटल को हैंग करने के लिए जब 4x4 यूज नहीं कर रहा। ओके, तो भाई ये थोड़ा सा है इसमें क्रंच के गाड़ी में ना, बॉटल्स रख नहीं सकते आप, 1 लीटर की इजीली गाड़ी में आ ही नहीं सकती बॉटल। नहीं आ सकती। और इवन जो बीच में होल्डर्स, कप होल्डर्स वगैरह भी दे रखे हैं, वो तो कप होल्डर्स खैर नॉर्मल कप्स नॉर्मल है, लेकिन उसमें भी बॉटल वो छोटी ही आ पाती है। उसमें तो खैर सभी गाड़ी में छोटी आएगी, जो डोर पे बॉटल होल्डर्स है ना, वो भी छोटे हैं। वो भी छोटे हैं, ओके। अच्छा, आपने अभी जैसे बात करी म्यूजिक सिस्टम की, तो यार आप उससे कितना सेटिस्फाइड है? गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम मतलब अप टू द मार्क है या नहीं है? भाई मेरे पास XUV 700 भी है, मतलब मेरे ब्रदर के पास। तो हमने वो गाड़ी भी एक्सटेंसिव यूज करी है। वो X5 मॉडल है, एंड मेरे एक फ्रेंड के पास XUV 700 AX7 मॉडल भी है, पर मुझे इसका म्यूजिक सिस्टम उससे बेटर लगा। हाँ, इसका म्यूजिक सिस्टम मुझे बेटर लगा। तो आपने उसमें कोई अपग्रेडेशन वगैरह कुछ नहीं करा रखा? कोई अपग्रेड नहीं है, ये सारी गाड़ी स्टॉक है। इसमें सिर्फ फॉग लैंप्स अपग्रेडेड है। अच्छा, बाकी कोई चेंज नहीं है इसमें। ओके, तो इसमें आई थिंक LED प्रोजेक्टर और LED ही फॉग लैंप भी आते हैं। LED फॉग लैंप भी आते हैं, बट क्योंकि वो बिल्कुल वाइट लाइट है, तो आई गेस वो फॉग में कभी कभार दिक्कत करती है, क्योंकि मेरी ड्राइविंग एक्सटेंसिव है हाईवे की, तो मुझे वहाँ पे थोड़ा सा येलो कलर में लाइट चाहिए थी, विच कैन बी हैंडी इन द फॉग। तो आपने इसमें येलो वाली डलवा रखी है? येलो वाली हेलोजन? हाँ, हेलोजन नहीं है, प्रोजेक्टर है अजूम का। ओके, अजूम का प्रोजेक्टर है, लेकिन वो येलो लाइट में। येलो पर्टिकुलरली आपने फॉग के लिए ही वो लगवाया? हाँ, वो सिर्फ फॉग। वो मैं नॉर्मल सिटी ड्राइव में वो मेरे ऑफ रहते हैं, वो सिर्फ हाईवे ड्राइव पे जब आगे ऑन कमिंग ट्रैफिक नहीं है तभी उसको ऑन करता हूँ, क्योंकि उसकी लाइट अच्छी है। ओके, तो भाई बाकी अगर वैसे बात करें तो ओवरऑल जो हेडलाइट का थ्रो है, अगर आप नॉर्मल फॉग की बात ना करें तो हेडलाइट का थ्रो बढ़िया गाड़ी का? सफिशिएंट है, मतलब कोई कमी नहीं है। सिटी ड्राइव के अंदर वैसे ही लाइट रहती है हर जगह पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ पैचेस आ भी गए जहाँ पे अंधेरा है, तब भी लाइट इज सफिशिएंट। वो मेरी रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि मैं ज़्यादा हाईवे ड्राइव नाइट ड्राइव करता हूँ, तो फिर मुझे थोड़ा सा लगा कि फॉग लैंप अपग्रेड करना चाहिए। भाई का ऐसा ही है, रात को मूड हो जाए तो रात को निकल जाते हैं, तो इसलिए लाइट जो है वो पूरी अपग्रेडेड करा रखी है। चलो भाई, तो नेगेटिव आपके हिसाब से गाड़ी में और कोई नहीं है? और बात करें हम गाड़ी में पॉजिटिव, तो आपको भाई क्या लगा कि इस गाड़ी में ये चीज़ें बहुत अच्छी कंपनी ने दे रखी है?
भाई अगर मैं ड्राइविंग की बात करूँ तो मुझे ऑटोमेटिक, ये मेरी पहली गाड़ी है जो ऑटोमेटिक है। उससे पहले मैंने मैनुअली चलाई है, तो आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद द ऑटोमेटिक वेरिएंट। ट्रैफिक में चलाना बहुत इजी हो गया है। एब्सोल्युटली। उसके बाद पोजीशन स्टांस बहुत कमांडिंग है, मतलब आपको रोड पे लगता है कि आप कुछ चला रहे हो। वो आजकल रील्स और मीम्स आ रहे हैं जिसमें वो थार एंड देन दे कम ऑन हाथी की, हाथी वाली फीलिंग आती है, तो इसमें एक्चुअली है वो फीलिंग। बिल्कुल आती है। ठीक है, इसमें एक्चुअली वो फीलिंग है, मतलब कहीं से कमी नहीं लगती। और दूसरी चीज़, बच्चे खुश हैं, उनको पैनोरामिक सनरूफ मिल गई है, पीछे बैठने की जगह प्रॉपर मिल गई है, बच्चे के लिए बेडिंग पीछे कर देते हैं, तो ही इज कंफर्टेबल। फैमिली भी हैप्पी और मैं भी हैप्पी। अरे वाह भाई, और क्या चाहिए। अच्छा यार, एक चीज और जानना चाहूंगा मैं, तो जैसे कि भाई गाड़ी में आप देख सकते हो 19 इंचेस के अलॉय आते हैं और आई थिंक 226 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। तो हाइट अच्छी खासी है, तो यार थोड़ा बहुत आपको लगाओ कि गाड़ी में बॉडी रोल है, और अगर लगा तो भाई उसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट लगता है आपको ड्राइविंग के टाइम पे? भाई थार मतलब जो उसका स्टांस है, या जो मैं कह रहा हूँ जो उसका कैरेक्टर है, वो एसयूवी वाला बॉडी रोल वाला है ही है। खासकर जब मैं थ्री डोर से इसमें आया तो मुझे इसमें ड्राइविंग थोड़ी सी इजी लगी उससे। बॉडी रोल उसमें ज़्यादा था, इसमें कम है। ठीक है, और एसयूवी बनी नहीं है कि आप उसको 150 130 की स्पीड पे चलाओ। 80 90 100 एंड 120 तक जो इंडिया में हाईवेज की अलाउड स्पीड लिमिट्स है 120, उसमें दिस कार इज लाइक परफॉर्मिंग वेरी वेल। मुझे कभी नहीं लगा कि बॉडी रोल आ रहा है, और वो मतलब टॉलरेबल लेवल से ज़्यादा है। तो भाई मतलब बहुत से भाई ऐसा कहते हैं कि काफ़ी बॉडी रोल है इसमें या ये है, तो वो यही है, अगर आप विद इन लिमिट्स चल रहे हो तो वो आपको फील नहीं होगा उतना, और आप अच्छे से इस गाड़ी को क्रूज कर सकते हो। करेक्ट। चाहे वो हाईवे हो, चाहे वो सिटी हो, या आप 4x4 अगर आप यूज़ करते हो ऑफ रोडिंग वगैरह के लिए भी, तो गाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी है इसकी। तो गाड़ी को अगर उसकी लिमिट से ज़्यादा हम खींचेंगे, या जो रोड ही 120 के लिए ही बना है, अगर उससे ऊपर जाएंगे तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि गाड़ी में कुछ ना कुछ आपको झटका लगेगा। क्योंकि अगर आप इंडियन हाईवेज की भी बात करो तो आई डोंट थिंक वो 130 140 की स्पीड के लिए बने हैं, क्योंकि उनके अंदर जर्क्स आई गेस बहुत ज़्यादा है। तो आप कोई भी गाड़ी ले लो, चाहे वो एसयूवी है चाहे वो सेडान है, उसमें आपको वो फील हो जाता है कि दैट हाईवे इज़ नॉट दैट स्मूथ। तो भाई आप कुछ और गाड़ी के बारे में बताना चाहते हो हमारे व्यूअर्स को, तो वो भी बताइए। भाई स्पेसिफिक, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि अगर हम इसमें एप्पल कारप्ले यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो ऑटोमेटिक टेम्परेचर है वो टेम्परेचर डिस्प्ले नहीं होता। आई एग्री टू दिस, वो नहीं होता, बट क्योंकि गाड़ी में फीचर्स और ज़्यादा हैं तो मैं एप्पल कारप्ले वैसे ही बहुत कम यूज़ करता हूँ। ठीक है, आदत बनी हुई है एलेक्सा नेविगेट टू दिस प्लेस, नेविगेट टू दैट प्लेस। तो अगर आप वो फीचर यूज़ करो जिसमें आप एलेक्सा के थ्रू इससे नेविगेशन चलवा रहे हो, तो ये डिफ़ॉल्ट मैप माई इंडिया मैपल्स का जो नेविगेशन सिस्टम है वो यूज़ कर रहा है। एंड उसमें आपको टेम्परेचर डिस्प्ले या और भी कुछ गाड़ी में जो अलर्ट्स आ रहे हैं वो सब कुछ विजिबल है। तो भाई ये मैं बता देता हूँ एक बार थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को, कि आप जब भी गाड़ी को इसको यूज़ करते हैं नेविगेशन अपना एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले से कनेक्ट करके, तो उस दौरान आपकी नेविगेशन अगर स्क्रीन पे ऑन है ना, तो आप अगर एसी का टेम्परेचर कम ज़्यादा करोगे तो आपको टेम्परेचर नहीं एग्जैक्ट पता चलेगा क्या है, मतलब वो रीडिंग्स ही शो नहीं करेगी, डिजिट शो नहीं करेगी। तो भाई ने उसी का सॉल्यूशन बताया कि जो मैपल इसका इनबिल्ट सिस्टम है उसको आप अगर यूज़ करते हैं तो ये सब दिक्कतें नहीं आती है। एंड दैट इज़ वेरी इजी टू यूज़। उसमें आपको अगर लोकेशन पता है, जैसे मैंने ऑफिस जाना है तो एलेक्सा नेविगेट टू दिस प्लेस, तो वो अपने आप उसका नेविगेशन सिस्टम ऑन हो जाता है, जो जो चाहिए वॉइस कमांड से चल रहा है। बिल्कुल, मतलब वो बिल्कुल ही हैंड्स फ्री हो गया। ये मैं एक चीज़ यहाँ ऐड ऑन करता हूँ भाई, जैसे आप बता रहे हो ना, तो ये दिक्कत कब आती है जब आपका ये एनुअल रिचार्ज जो होता है 1 साल के लिए कंपनी गाड़ी के साथ देती है। हाँ। सब्सक्रिप्शन 3 साल का है सुबोध भाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसका 3 साल मेरे को जो सुनने में, अब अलग साल नहीं, मतलब मेरा स्कॉर्पियो एन का 1 साल का था, बाकी आई थिंक इसका 3 साल का होगा भाई का। पर अगेन वी कैन नॉट कोट हियर, क्योंकि हो सकता है गलत हो। ओके, तो भाई वो हो सकता है कि 1 साल का भी हो या 3 का, जो भी है, बट वो खत्म होने के बाद बहुत से लोग उसको रिचार्ज नहीं करते हैं, और लोगों को यही है कि भाई नॉर्मल एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले तो है ही, उसी से चला लेते हैं। तो ये जब दिक्कत आती है भाई, तो इसलिए रिचार्ज करना भी जरूरी है, काफी हेल्पफुल हो जाता है। आप मतलब वॉइस कमांड से ही काफी चीज ऑपरेट कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई आई थिंक काफी चीजें भाई ने गाड़ी के बारे में बता दी है। और एक लास्ट में मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा भाई, जैसे कि आपने बताया आपकी वाइफ भी गाड़ी चलाती हैं, तो अगर हम बात करें फीमेल्स के लिए, तो भाई थार रॉक्स कितनी सेफ है चलाने के लिए? भाई आपको तो पता ही है पहले वाला इंसिडेंट कि मेरी वाइफ थार 3 डोर चला रही थी। ओके। ठीक है, एंड बाय चांस मतलब उससे गाड़ी थोड़ी स्किड होकर सोसाइटी में ही पार्किंग की वॉल पे लग गई।
गाड़ी को कुछ नहीं हुआ, बट वॉल को अच्छा खासा डैमेज हुआ था। ओके। उस दिन से उसका थार पे विश्वास ऑलरेडी बन चुका था। ठीक है, वो मैनुअल थी, इसमें एडिशनली ऑटोमेटिक है, एयरबैग 6 एयरबैग्स हैं, तो शी फील्स मोर कंफर्टेबल इन दिस कार। ओके। ठीक है, तो उसको लग रहा है कि एक्चुअली अपग्रेड हुआ है। ठीक है, एंड ड्राइविंग पोजीशन बहुत अच्छी है, आपको रोड पे हर कुछ मतलब इफ वी सेट ऑन विजिबिलिटी, रोड विजिबिलिटी बहुत क्लियर है, काफी अच्छी है। हाँ, मतलब छोटी हाइट वाला बंदा भी इजीली भाई गाड़ी को ड्राइव कर सकता है। करेक्ट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, मतलब शी इज हैप्पी विद द कार। चलो भाई, तो मतलब अगर भाई फीमेल व्यूअर्स भी हैं हमारी और वो भी गाड़ी लेना चाहती हैं, तो भाई ने एक्चुअल बता दिया है कि वो भी भाई गाड़ी को ड्राइव अच्छे से कर सकती है। तो दोस्तों, आई थिंक हमने गाड़ी के बारे में जो भी प्रोस कॉन्स जो भी थी सब अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। भाई ने अच्छे से सारी चीज आप लोगों को बता दी है। बाकी फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो भाई, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर से एक और वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी आपकी है सुबोध भाई, जब मर्जी वीडियो बनाओ यार। और भाई जैसे जैसे विद टाइम भाई चलाते रहेंगे, तो वो भी हम आपके साथ, अगर कुछ और दिक्कतें आती हैं तो वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।